लास्ट टाइम अपन न्यूटन रिंग पढ़ रहे थे, है ना। और उसमें डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग हो गया था, डायमीटर डार्क रिंग हो गया था। ठीक है। इसमें अपन ने ऐसी एक चीज देखी थी। क्या देखी थी? कि जो ब्राइट रिंग्स हैं उनका जो डायमीटर है वो प्राकृत नेचुरल जो ऑड नंबर्स हैं उनके रूट के प्रोपोर्शनल होता है। और जो आपके पास डार्क रिंग्स हैं उनका किसके प्रोपोर्शनल होता है? रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इसका मतलब मैं अपन को यहाँ से ये कह दूं कि इसका मतलब डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट क्या रहना चाहिए? डायमीटर एनवी रिंग का डायमीटर √2n+1। ठीक है। क्या? किसके प्रोपोर्शनल? हाँ, ये क्या आपके पास है? ऑड नेचुरल नंबर। दैट इज, क्या कह सकते हो आप? क्या स्थिति रहेगी आपके पास? D1 रेशियो, D2 रेशियो, D3 रेशियो, D4। अब एक चीज आप यहां से ध्यान रखोगे, मैं बता देता हूं। D4 रेशियो, D5 एंड सो ऑन इक्वल टू, ये n क्या बताता आपको यहां पर? ये n बताता आपको nth फ्रिंज। इसका आप यहां से ध्यान रखें, nth फ्रिंज। ठीक है। ये n आपका कहां से स्टार्ट होता है? ध्यान रखना, ये n 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर इसको आप वहां पर जब शुरू में अपन ने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लिया था λ/2, उसको माइनस किया था, उसके बजाय अगर आप प्लस कर लेते तो यहाँ कितना आता? 2n-1 आता, तब एक ही बात होती। तो ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंज आपके पास है। तो फर्स्ट ऑर्डर की फ्रिंज होगी वो n = 0 पे मिलेगी आपको। इसका एक्चुअल में ध्यान रखना आप। तो n = 0 पुट करोगे तो क्या स्थिति रहेगी? 1 रूट रेशियो n = 2। सेकेंड वाला जो मिलेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर वाली जो फ्रिंज मिलेगी, या आप इसको भी 0 पुट करो तो यहाँ 0 से ले सकते हो आप। ठीक है। तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। क्या स्थिति रहेगी उसके लिए? हाँ, nth फ्रिंज आपके पास है, या ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कह सकते हो आप इसको अपनी भाषा में। ये जस्ट नोटेशन का फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं है। n कहां से स्टार्ट होगा आपके लिए? ऑर्डर के लिए 0 से स्टार्ट करोगे तो इसको आप 0 ऑर्डर फ्रिंज कह सकते हो। इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकंड ऑर्डर, इसको थर्ड ऑर्डर, इनको फोर्थ ऑर्डर। ये फ्रिंज कौन सी? फर्स्ट फ्रिंज। डायमीटर ऑफ फर्स्ट फ्रिंज। ठीक है। n = 0 के लिए फर्स्ट फ्रिंज मिल जाएगी आपको, 1 के लिए सेकंड फ्रिंज, और 2 के लिए थर्ड फ्रिंज मिल जाएगी, 3 के लिए 4, ऐसे मिलती जाएगी। तो रेशियो दूसरा कौन सा? n = 1 पुट करो, √3 रेशियो √5 √7 रेशियो √9 एंड सो ऑन। ये आपको फ्रिंजेस मिलेंगे। तो फर्स्ट 4 फ्रिंज या फर्स्ट 5 फ्रिंज पूछे तो ये स्थिति रहेगी क्या? 1 रेशियो √3 रेशियो √5 रेशियो √7 रेशियो √9 एंड सो ऑन। ठीक है। और दूसरा केस कौन सा? डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज। क्या? डार्क फ्रिंज की बजाय आप नाम लोगे रिंग। ठीक। इन रिफ्लेक्टेड, क्या होगा? dn प्रोपोर्शनल टू किसके? √n के प्रोपोर्शनल होगा। यहां n कहां से स्टार्ट होता है? इसका मतलब क्या होगा? यहां ऑड नेचुरल नंबर्स आए थे आपके पास। ठीक है। रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, रूट ऑफ, ये ध्यान रखना, रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। यहां क्या आ रहा है? रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी इंटीजर्स आपके पास। तो क्या आना चाहिए? D1, यहां n 1 से लेते हो आप, D1 रेशियो, D2 रेशियो, D3 रेशियो, D4 D5 एंड सो ऑन। कितना? √1 √2 √3 √4 √5 एंड सो ऑन। 1 रेशियो √2 रेशियो √3 √4 √5
एंड सो ऑन। डार्क फ्रिंज भी इसी अनुपात में आगे बढ़ेंगे, उनका डायमीटर भी इसी अनुपात में आगे जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक केस और याद रखना, यहां से मैं यहीं से लिखा देता हूं, नॉट इन ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट में देखो क्या स्थिति रहेगी, ये जो रेशियो आएगा इधर वाला, ये वाला रेशियो, ये सारा का सारा, ये किसमें मिले, किसके लिए मिलेगा? डार्क रिंग्स, 4 डार्क रिंग्स, ये इधर वाला। समझ गए बात आप? क्योंकि रिफ्लेक्टेड में क्या मिलती है? ब्राइट फ्रिंज मिलती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेड में क्या मिलती है? हाँ, डार्क मिलेगी। तो ये जो रेशियो आपके पास किसके लिए आ रहा है? रिफ्लेक्टेड रेज के लिए, ब्राइट के लिए आ रहा है, तो यही सेम डार्क फ्रिंज के लिए आएगा, किसमें? ट्रांसमिटेड लाइट में। और यही सेम रेशियो इधर ये किसके लिए आएगा? फॉर, हाँ, ब्राइट रिंग्स। ध्यान रखना, हम पढ़ इधर से रहे, इधर से। ठीक है, तो इधर वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए? ट्रांसमिटेड के लिए, ये वाला। और ये किसके लिए? रिफ्लेक्टेड के लिए। ध्यान देना, ये एक छोटी सी बात थी जो बतानी थी। और ठीक है, अब अपन एक चीज और पढ़ते हैं इसमें आगे। और क्या क्या पढ़ लिया था वो देख लेते हैं। हो गया था अपने पास, ये आ गया था। एंड जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, उनके बीच का जो गैप है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और फ्रिंजें क्या आती जाएंगी? पास आती जाएंगी। तो जब ऑर्डर इंक्रीज होगा, एन का मान इंक्रीज होगा, फ्रिंज का ऑर्डर इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी? क्या स्थिति बनेगी? फ्रिंजें पास पास आएंगी। और एक खास बात और, न्यूटन रिंग जब अपन पढ़ते हैं तो इसमें जो रिंग्स बनती है, ये वाली, ये जो रिंग्स बनती है इसमें, इधर गया, ये वाली जो रिंग्स बनती हैं, ये जो सेंटर स्पॉट डार्क बन रहा है ना, ध्यान देना, ये रिंग नहीं है, ये स्पॉट है। रिंग्स इसके जस्ट बाहर वाली हैं सारे की सारी। समझ गए? लेकिन ऑर्डर जीरो यहीं से स्टार्ट करते हो आप, जीरो, और 1 2 3 बाहर की तरफ जाते हो। ध्यान देना, काउंटिंग किधर होती है? लो ऑर्डर किधर रहता है? सेंटर की तरफ। और आउटर एरिया में क्या रहता है? ऑर्डर बढ़ता जाता है, इंक्रीज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। माइकलसन जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे, उसमें उसमें उल्टा ऑर्डर बनता है। जो सेंटर स्पॉट जो होता है वो क्या रहता है? इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है। किसका होता है? इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है। इसमें क्या रहता है? उल्टा रहता है। समझ गए? किसमें? ना ना ना, उसमें चेंज होगी। इसमें क्या? इसमें रिफ्लेक्टेड में तो क्या रहेगी? रिफ्लेक्टेड में तो डार्क रहेगी, और ट्रांसमिटेड में जस्ट कहा ना, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ट्रांसमिटेड जस्ट इसका क्या रहता है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ट्रांसमिटेड में ये जो सेंटर स्पॉट रहेगा ये ब्राइट मिलेगा आपको, क्लियर। और रिफ्लेक्टेड में क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइकलसन जो पढ़ेंगे अपन, उसमें ये जो सेंटर वाली जो फ्रिंज होगी, ठीक है, वो श्रिंक होती है, डाइवर्ज होती है। तो वो जो सेंटर स्पॉट जो रहता है, या सेंटर फ्रिंज जो रहती है, वो इनफाइनाइट ऑर्डर की रहती है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो उसमें। रिंग्स इसमें उल्टा रहता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में अपन क्या पढ़ रहे थे? ये बताया नहीं था क्या कॉम्प्लीमेंट्री कल? अभी तो बताया, अभी बात कर ही रहे थे ना अपन कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ठीक है। और पारगमित ये वाला था, है ना? देखो, पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या होता है? सेंटर स्पॉट क्या होगा? या सेंटर फ्रिंज, वो कैसी रहेगी? हाँ, ये यहां लिख दिया, देखो, नॉट, याद रखना इसको। हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी स्पॉट ही मिलेगा, सेंटर स्पॉट ही मिलेगा, डिस्क मिलेगा, ऐसे अपन कह सकते हैं, है ना? बाकी के लिए रिंग्स मिलेंगी। क्लियर यहां तक? डार्क ब्राइट होता गया, है ना? अब अपन इसमें केस थोड़ी लिया था, इसमें नहीं लिया था। चलो, क्वेश्चन से पहले एक दो बातें और हैं इसकी, वो कर लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, एक चीज अपन क्या कर रहे हैं इसमें, कि अगर अपन लाइट कैसी लें? व्हाइट लाइट में, तो न्यूटन्स रिंग्स,
व्हाइट लाइट। अभी जो अपन पढ़ रहे थे सारा का सारा, अपने जब डायग्राम बनाया था तो एस को कैसा लिया था, मोनोक्रोमेटिक लिया था, और मैंने ऑब्लिक लगा के वहां लिखा था यह व्हाइट लाइट, लिखा था ना। तो अभी तक अपने सारा किसका केस केस पढ़ लिया, मोनोक्रोमेटिक पढ़ लिया, जिसके लिए लेमडा एक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही वेवलेंथ हो, एक ही फ्रीक्वेंसी आपके पास हो पर्टिकुलर, और हम बार बार ये लेते जा रहे थे लेमडा लेमडा लेमडा, वही बात चल रही थी। ठीक है, एक मोनोक्रोमेटिक लेने का आपको क्या फायदा रहता है, डार्क ब्राइट फ्रिंज मिलती है आपको डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, उसी कलर के लिए। ठीक है, हाँ। अगर अब आप व्हाइट ले लेते हो तो क्या सिचुएशन बनती है न्यूटन रिंग्स में, व्हाइट लेने का क्या फायदा हुआ पता चला, देखो क्या होता है, ट्रांसमिटेड में देख लो, सीधी सी बात क्या रहती है। एक्चुअल में होता क्या है, अभी आपने जो पढ़ा था कि सेंटर जो स्पॉट रहता है ना, वो कैसा रहेगा, इसमें भी डार्क ही रहेगा। सेंटर स्पॉट क्या रहेगा, इसमें भी डार्क ही रहेगा। मजेदार बात ये है, क्या है मजेदार बात है? हाँ हाँ, कौन सी लाइट पढ़ रहे हो आप, इन रिफ्लेक्टेड, व्हाइट लाइट में पढ़ रहे हो, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रिंग्स, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड लाइट, अब तो पूरी आ गई ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या स्थिति बनती है वो देखो आप, क्या बनती है कि जो फ्रिंज आपके पास बनती है सेंटर वाली, डेल्टा क्या आया था मेरे को बताना जरा एक बार, इसको बाद में लेता हूं मैं। डेल्टा क्या रहता है, 2t माइनस लेमडा बाई 2। रिफ्लेक्टेड में ये पढ़ते हो आप, 2t माइनस, हाँ, जब कैसा हो इंसिडेंट, परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो, ठीक है, ये स्थिति हो तो, और फान कोण वेज एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो, और एयर फिल्म बनी हुई हो, कौन सी फिल्म बनी हुई हो, एयर फिल्म बनी हुई हो, तो यही रहता है आपके पास। अब देखो जरा क्या होगा, अगर अपन सेंटर स्पॉट की बात करें तो टी इक्वल टू क्या रहता है वहां पर, तो डेल्टा क्या रहता है, लेमडा बाई 2, क्या बनेगा, डार्क। अब लेमडा कौन सी लें, लाइट तो हमने व्हाइट ली है ना, तो इसका मतलब बैंगनी से लेकर के रेड कलर तक अपन सारी वेवलेंथ कंसिडर करेंगे। तो चलो बैंगनी से लो, पहली बैंगनी के लिए लो, तो बैंगनी के लिए भी सेंटर स्पॉट कैसा मिलेगा, और अगली लो जामुनी बेजानी आ हैप्पी नाला, तो लाल तक जाते हो तो सबके लिए क्या मिलेगा, सेंटर स्पॉट। क्लियर, इसका मतलब सेंटर स्पॉट हमेशा क्या मिलेगा, सेंटर स्पॉट डार्क मिलेगा इसमें। क्लियर, ये सेंटर स्पॉट हमेशा डार्क मिलेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है अगला, इसके जस्ट बाद क्या होगा, देखो जस्ट बाद क्या होगा, आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मैं नाम लिख दूं छोटा सा, उसके बाद कलर्स कैसे रहते हैं, कहां से शुरू, बैंगनी से, कहां खत्म, लाल पे खत्म। ठीक है, वेवलेंथ इधर से बढ़ती बढ़ती जाएगी, वायलेट के लिए, और वेवलेंथ कौन किसके लिए, हाँ रेड के लिए, ये स्थिति रहेगी। इसका मतलब सबसे पहले जो वेवलेंथ 2t होगा, डायमेंशन विड्थ जो अपन कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए जो डेल्टा होगा एन लेमडा आएगा, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आना चाहिए, एन लेमडा। क्लियर बात, तो एन लेमडा आना चाहिए, इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए ये डेल्टा कितना होना चाहिए, एन लेमडा करोगे आप, और जैसे आप इसको एन लेमडा करते मुझे बताना कि 2t इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, इसी शर्त को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वैसे फिल्म है न्यूटन रिंग्स में, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे थिकनेस बढ़ेगी, यहां तो 0 थी थिकनेस, और यहां क्या थी, t0 था, अब t थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके जस्ट स्पॉट के बाहर वाली देखनी है ना फ्रिंज, इसका मतलब t इंक्रीज होगा, ऐसे ही तो है ना न्यूटन रिंग में, ये स्थिति तो है। तो यहां तो t0 है, तो सेंटर स्पॉट तो हमें ब्लैक मिल गया, थोड़ा सा आगे चलें, यहां तो t0 नहीं, अब तो टी थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, तो इन सबसे पहले कौन सी वेवलेंथ के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, वॉयलेट के लिए, सबसे पहले कौन सी वेवलेंथ आएगी, वॉयलेट के लिए आएगा, क्योंकि टी थोड़ा है, थोड़ा तो कौन सी इनमें से ज्यादा वाली आएगी, लेमडा या कम वाली, थोड़े वाली को सेटिस्फाई करेगा सबसे पहले, टी थोड़ा, इसका लो लेमडा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना, तो लेमडा थोड़ा सा किसका है, वेवलेंथ वॉयलेट का है, इसका मतलब बाहर वाला जो आपके पास आएगा, अब इनमें से वॉयलेट कौन सा लोगे, यही है क्या,
एक बार के लिए मान लेते हैं ये नहीं है, लेकिन क्या करें, है ना? अभी अभी अपने पास ये वाला कैसा मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जामुनी, अब जामुनी तो है नहीं अपने पास, है ना, है ना? फिर आसमानी, है बैंगनी, जामुनी, नीला नहीं लिया ना, नीला ले लो, ये लो लो, चलो। हरा, ये हरा ग्रीन, है ना, हरा, पीला, है विप की ओर लिखूं? नारंगी, इसमें है नहीं ना ये, और फिर रेड। उसके बाद वाला जो एरिया होगा वो लगभग आपको कैसा मिलेगा? और ये फ्रिंज भी आपको बहुत पतली पतली मिलेंगी। फिर आपको ब्राइट एरिया मिलता जाएगा बस, ठीक है, ये पैटर्न मिलेगा। क्लियर? ठीक। तो जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराओगे तो उस कंडीशन में आपको सेंटर स्पॉट ब्लैक मिलेगा, और उसके जस्ट पास वाली जो फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी? बैंगनी मिलेगी। और उसके बाद लास्ट वाली फ्रिंज कैसी मिलती जाएगी, और ये धीरे धीरे ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी। और लास्ट वाली रिंग जो किनारा दिखेगा वो कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। और उसके बाद सारी की सारी अगली वाली सारी ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे थिकनेस में। तो जैसे इधर बढ़ते जाते हो उस कंडीशन में ये स्थिति बनती जाती है। तो आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछता है यहां से कि जब व्हाइट लाइट अगर आप यूज करते हो न्यूटन रिंग्स में तो सेंटर स्पॉट कैसा बनता है? पहला क्वेश्चन तो ये, कैसा? डार्क बनेगा। और सेंटर स्पॉट के बाद क्या स्थिति रहेगी, या सेंटर स्पॉट के बाहर बाहर या सेंटर स्पॉट के बाद में जो फ्रिंजेस बनती है, रिंग्स बनती है, उनका इंटरनल जो पार्ट है यानी इनर जो कोर है वो कैसी रहती है? बैंगनी कलर की रहती है रिंग। और फिर ओवरलैप होती होती आउटर लेयर कैसी बनती है? रेड बन जाती है। और उसके बाद की स्थिति क्या होती है? ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, स्थिति ये रहती है सारी लेमडा के लिए। और क्या स्थिति बनती है? सिंपल ब्राइट एरिया आपको मिलता है, उसके बाद वो रिंग्स नहीं मिलती। समझ गए? ये स्थिति रहती है, ठीक है। तो सेंटर कैसा? और सेंटर के नजदीक कैसी? बैंगनी किनारे की वलय। और लास्ट में कौन सी बनती है इसमें? इस कलर्ड जो फॉर्मेट मिलेगा, थोड़ा सा ही मिलेगा आपको कलर्ड फॉर्मेट। आउटर जो रिंग होगी, आउटर जो कलर्ड रिंग होगी आपके पास, कैसी मिलेगी? रेड मिलेगी। ये ध्यान रखना, ये रेड मिलेगी आपको। क्लियर? और सबसे आउटर मोस्ट क्या रहेगा? व्हाइट लाइट। और इस आउटर मोस्ट जो रीजन है इसको क्या लिख सकते हैं? ओवरलैप्ड रीजन। आउटर मोस्ट जो रीजन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ओवरलैप मिलेगा सभी वेवलेंथ्स के लिए। तो व्हाइट मिल जाएगा आपको लगभग, ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं अपन। क्या हुआ? पेन थारकन एक ही है,
के कलर वर्षियो भी कमाने थे, नाम लिख सको। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो एरिया है वो आपको फिर क्या मिलता चलता है, ओवरलैप मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। एक छोटी सी बात और बता दूं क्या मैं यहाँ पे नोट करके, अगर आपके पास स्थिति ऐसी हो कि दोनों ही सरफेस, हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस है वर्जन, तो मैं मानता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, है ना, और फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बताना लाजमी होगा, है ना। अगर आपके पास केस क्या हो, फर्स्ट केस आपके पास ऐसा हो कि दोनों ही जो आपके पास रिंग्स बन रही थी, सॉरी, जो लेंस आप ले रहे थे वो प्लेनो कॉन्वेक्स ले रहे थे, आप समतलोत्तल लेंस ले रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, वो नीचे एक ही लेयर बनती थी और एक फान कोण बनता था अलग टाइप का, और ऊपर वाली जो लेयर थी वो कैसी थी, प्लेन थी, नीचे वाली कर्व थी। मैं कह रहा हूं कि दोनों ही क्या है, कर्व्ड हैं, ऐसी स्थिति हो, एक सेकेंड, कैसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति हो, ये स्थिति हो। ठीक है, और यहां क्या हो, वो ग्लास प्लेट आपके पास हो एक तरह से, है ना, और रिंग अपन कहां बना रहे हैं, एयर फिल्म कहां ले रहे हैं, ये वाली एयर फिल्म हो, कैसी फिल्म हो, ये वाली एयर फिल्म हो आपके पास। ठीक है, और ये जो आपके पास ऊपर वाली स्थिति है, ये कर्वेचर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2 है। अगर आपके पास ऐसी स्थिति हो तो आप क्या करो, सेंटर स्पॉट आपके पास यहाँ O पे बनता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें जरा। ठीक है, सपोज ये फिल्म जो है ये एयर फिल्म आपके पास, कैसी फिल्म है, हाँ, एयर फिल्म बन रही है यहां पर। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये देखिएगा क्या, ये वाली फिल्म बन रही है, यहां पर कोई फिल्म बना रहा हूं मैं, यहां तक, ये वाला, ये विड्थ ले रहा हूं मैं। तो यहाँ फिल्म की मोटाई सपोज इस टाइम पर यहां पर कितनी है, यहां से यहां तक रहेगी, ये इसको मैं कहूँ कि सपोज पी, ये ले लो अपने पास, ये सही रहेगा, पी क्यू, और इसको मैं टी कह दूं सपोज, क्या कह दूं इस पॉइंट को, ये 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं। तो यहां से यहां तक की जो पी क्यू वाली मोटाई है, ये वाली, ये सपोज टी है, नीचे वाली भी सपोज आपके पास टी मोटाई ले रहे हो आप एक तरीके से, या इसी को अपन केवल टी कंसिडर करते हो। यहां कोई रिंग बन रही है, एनवी रिंग बन रही है सपोज इतनी विड्थ में, और उसकी रेडियस कितनी होगी, RN, ऐसे बनाई थी ना अपन ने, रेडियस निकाली थी तब, ऐसे एनवी रिंग बनेगी इस मोटाई पर, इस मोटाई को लेते हुए। ठीक है, चारों तरफ ऐसे। ठीक है, और उसके लिए अपन ने एक व्यवस्था करी थी, और वहां से अपन ने R² का फॉर्मूला निकाला था यहाँ RN का, आपको याद हो तो मैं बताऊं जरा, R² का 2RTN निकाला था क्या, याद आया था क्या, वो TN यही तो था, यही था ना, हाँ यही था वो TN, तो 2RT ये था। यहां भी अपने पास फॉर्मूला था, यही काम आएगा, है ना। लेकिन होगा क्या, टी का मान क्या होगा, वहां क्या रहा था अपने पास, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 2 है। चेक करो जरा क्या स्थिति है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, दिखा के बताऊं क्या, कहाँ निकाला था आपने, चेक करो, भूल गए, कल का कल ही, क्या स्थिति थी, RN² कितना आ रहा था, 2RTN। ठीक है, हाँ एक चीज और आपके पास 2T कितना आ रहा था, इसकी वैल्यू रखनी तो 2T की वैल्यू रखनी थी आपके पास, तो इसमें RN की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2RTN आ रही थी, और TN क्या था, ये मोटाई थी, एक्चुअल में ये मोटाई तो थी TN, तो TN की वैल्यू यहां से देखो तो क्या स्थिति बनती है आपके पास, यहां से TN, इसी से बता दो मुझे, R²/2R, यही तो था TN, R²/2R। इसका मतलब यह कि ये जो सरफेस आपके पास है, कर्व्ड सरफेस है,
है ना। और जिस रेडियस की अपन बात करें, जिस एनवी फ्रिंज की बात करें, रिंग की बात करें, उसकी रेडियस अगर आपके पास है ये वाली आर एन, तो आर एन स्क्वायर अपॉन 2r, कौन सी आर किसकी लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जहां से मोटाई ले रहे हैं, जिस तल से मोटाई ले रहे हैं, तो वहां जो जिस कर्व के साथ मोटाई ले रहे हैं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या स्थिति अभी, यहां क्या स्थिति है, यहां से ये कितना आना चाहिए, पी टी कितना आना चाहिए, पहले केस में पी टी कितना आना चाहिए, एक तरह से टी एन मानो, पहले के लिए इतनी बड़ी रिंग बनती, मान लो इतनी बड़ी मोटाई की फिल्म बनती, अगर ऊपर वाली लेयर होती, ये बीच वाली कर्वेचर नहीं होती, तो क्या होता, ऊपर वाले के लिए यहां इतनी मोटी रिंग बनती, इतनी मोटाई में बनती ना रिंग, जो बनती है चारों तरफ से इतनी मोटाई में रिंग बनती, तो ये टी होता अपने पास पीटी, पीटी कितना होता फिर, आर एन स्क्वायर अपॉन कितना 2r1, ऊपर वाले का कर्वेचर। ठीक है, सिमिलरली ये कितना होगा पी क्यू, ये क्यू टी, क्यू टी कितना होना चाहिए, अगर इतनी मोटाई लूं तो ये नीचे वाली फिल्म बनेगी, क्या होना चाहिए इसके लिए, आर एन स्क्वायर अपॉन 2r2 होना चाहिए इस कर्वेचर के लिए। मुझे क्या चाहिए अभी, ये वाली चाहिए, अभी तो ये चाहिए ना, पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू कितना है, पी है, और वो कितना है पी टी माइनस क्यू टी, तो आर एन स्क्वायर बाई 2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये टी आ गया आपके पास। अगर टी आ गया तो आपके पास फॉर ब्राइट पहला केस 2t इक्वल टू कितना, लेमडा बाई 2, तो 2t का मान यहां से रखोगे तो कितना, आर एन स्क्वायर 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये लो जनाब, अगर ऐसा आपके पास है, 2 करोड़ सरफेस हैं, तो आप उनके लिए आराम से रेडियस निकाल सकते हो, इसका डबल करके डायमीटर निकाल सकते हो, r1 r2 आपको देगा। क्लियर। और फॉर डार्क फ्रिंज यहां से सेकेंड, डार्क फ्रिंज के लिए 2t कितना, एन लेमडा, तो 2t का मान कितना आ गया आपके पास, आर स्क्वायर 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू एन लेमडा, ये आ गया। ये बहुत सिंपल सा काम। ठीक है, अगर आप एक चीज मुझे बताओ, है ना, एक चीज और बताओ मुझे, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा है नहीं, मैं एक काम करूं, ये जो मेरे पास R2 वाला है ना, इस नीचे वाली को तो हटा दूं मैं, और R2 वाली जो आपके पास है ना, कॉन्वेक्स जो लेयर है आपके पास, इसको मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, कैसे कर दूं, हाँ दूसरा केस मैं लूं, मान लो मेरे पास क्या स्थिति हो, ये हो, ये बना दूं मैं, ये स्थिति हो, मान लो, तो क्या स्थिति हो, और फिल्म कहां बने, यहां, ये फिल्म बन रही हो, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी R1 हो और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, R2, ये सेंटर पॉइंट आपके पास O हो, तो मुझे बताना अब की बार पीटी में यहां ले लूं, सपोज ये ले लूं मैं, क्लियर, तो यहां पीटी ये आ जाएगा, पी क्यू टी कह सकते हो, तो इसकी मोटाई भी जुड़ेगी और ये भी जुड़ेगी अब की बार, तो जो उसमें R1/r1 1/r1 माइनस 1/r2 हो रहा था, वो अब की बार क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, तो इसका मतलब अब की बार क्या स्थिति रहेगी, ये जो आपके पास स्थिति थी यहां टी वाली, तो अब की बार टी क्या हो जाएगा, ये टोटल टी है, ये टी है टोटल, और ये कितना हो जाएगा, आर एन स्क्वायर अपॉन 2 1/r1 प्लस 1/r2, दोनों केस, केस फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट रिंग्स के लिए क्या स्थिति होगी, 2t, 2t का मतलब आर एन स्क्वायर
1/r1 प्लस 1/r2 कितना 2n प्लस 1 λ/2। और दूसरा फॉर डार्क फ्रिंज क्या स्थिति रहेगी, rn स्क्वायर 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू n लेमडा, 2t बराबर है लेमडा। ये था, बस उसमें थोड़ा सा ही फर्क है कि निकालते कैसे हैं R1 और R2 का, ये विड्थ कैसे लेते हैं, t की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। अपने पास प्लेनो कॉन्वेक्स था और न्यूटन ने थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी दे दिया, तो हम वो भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये t निकल जानी चाहिए, t निकलते अपने पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब अपन इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट to find out wavelength lambda of monochromatic light। मोनोक्रोमेटिक लाइट है आपके पास, एक ही कलर की हो, जिसकी वेवलेंथ एक ही हो, ऐसी कोई हो। मोस्ट पॉपुलर आपके पास येलो वाली रहती है ना, सोडियम वाली, 5893 एंगस्ट्रॉम एवरेज आप निकालते हो 90 और 96 के आसपास। तो ये उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी हो सबसे पहले, ये सबसे अच्छा तरीका सबसे पहला है। एप्लीकेशन क्या हो कि आपके पास वेवलेंथ लेमडा, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आप लोगे, वेवलेंथ आप निकालोगे उसकी। क्या करें, सबसे पहले जो आपके पास सेटअप है, न्यूटन का सेटअप है, वो सेटअप ले, ठीक है। और उस सेटअप के लिए क्या स्थिति थी, यही था, प्लेनो कॉन्वेक्स था ना। यहां ये जो रिंग एयर थी, एयर फिल्म बन रही थी आपके पास, वैसे फिल्म बन रही थी, सेंटर स्पॉट ओ था। ठीक है, इसके लिए सपोज कोई, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप अब वेवलेंथ ज्ञात करनी हो तो आप डार्क भी ले सकते हो फ्रिंजेज, और कौन से ले सकते हो, ब्राइट, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो, दोनों आपके पास अवेलेबल है। तो सपोज मैं आपसे कहता हूं कि कोई ब्राइट फ्रिंज अपन ने देख ली, कोई एनथ ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो हम सबसे पहले क्या करें, एनवी ब्राइट फ्रिंज देख लें, और न्यूटन में जो माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से, उसके अरेंजमेंट से, और क्या कर लें अपन, उसकी विड्थ फाइंड आउट कर लें, उसका डायमीटर फाइंड आउट कर लें क्रॉस तार लगा करके, और उसका क्या कर लें, डायमीटर फाइंड आउट कर लें। माइक्रोस्कोप में लगी रहती है स्केल, ठीक है, मैन स्केल, और जो आपके पास स्क्रू गेज आपके पास रहती है ना स्केल, तो वो जो स्केल उसमें लगी रहती है, उस स्केल से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो आराम से कि भाई कितना आपके पास मूवमेंट हमने कराया किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, सॉरी किसी पर्टिकुलर नंबर की जो आपके पास फ्रिंज थी, उसका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए, और फिर अपन उससे कुछ 5-10 ऊपर वाली फ्रिंज हैं, उनका डायमीटर अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर। और वो डायमीटर फाइंड आउट करके और आराम से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंस लेकर के वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले क्या करो, सपोज मैं कहता हूं कि एनथ आपके पास ब्राइट फ्रिंज थी, कौन सी फ्रिंज थी, एनथ ब्राइट फ्रिंज हमने ले ली, ठीक है। तो मान लो 5वीं 10वीं कोई सी भी ले ली अपने, तो एनथ ब्राइट फ्रिंज के लिए अपन क्या करेंगे, 4 एनथ ब्राइट फ्रिंज या रिंग, एक ही बात है, क्या रहेगा, डायमीटर क्या रहेगा, dn स्क्वायर इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा आर, यही है। अभी अपन एयर ले रहे हैं इसलिए अपने लिए इजी रहा मामला, ठीक है। लिक्विड रख लेंगे तो क्या समस्या है, हाँ म्यू आ जाएगा, देगा अगला अपना अपन को इस केस में, ठीक है, पहला आ गया। फिर हम कह रहे हैं कि इसमें हमने एनवी फ्रिंज से थोड़ा आगे चले, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5, कौन सी, ब्राइट, केवल ब्राइट चलना है, एनवी से अगली ब्राइट, अगली ब्राइट, अगली फ्राइट, इनमें से अगली में से कुछ 5-10 के डिफरेंस पे अपन दूसरी फ्रिंज देख लेते हैं, और उसका फिर से माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की स्केल से एडजस्ट करके उसको और उसका डायमीटर मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 अगेन 4n+ विथ ब्राइट फ्रिंज या रिंग, n+pv ब्रिंग जो आपके पास फ्रिंज रहेगी, उसके लिए क्या रहेगा, डायमीटर dn+p² इक्वल टू 2, n की जगह क्या रखूं मैं, n+p, आगे बढ़ गया ना, तो कितना n+2 बाहर है इसका, +1 लेमडा आर, ये कितना हो गया 2, और ये कितना होगा 2n + 2p
प्लस 1 लेमडा आर। दोनों में डिफरेंस कितना आया फाइंड आउट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर कितना, 2 लेमडा आर तो कॉमन आ गया, 2n प्लस 1 यहां है, यहां कैंसिल हो गया, क्या बचा 2p बचा। तो 2 लेमडा आर इंटू 2p कितना 4p लेमडा आर। हमें क्या फाइंड आउट करना, अब इसमें से लेमडा फाइंड आउट करना। ठीक है, ये जो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर, ये किससे ज्ञात कर लोगे, फ्रॉम स्पेरोमीटर। किससे देख लोगे आप उसको, स्पेरोमीटर से मेजर कर लोगे कर्वेचर ऑफ रेडियस। ठीक है, वो स्पेरोमीटर से मेजर कर लेंगे। अगर आर मेजर कर लिया हमने, पी हमें पता है कि एनवी से 5 आगे गए थे, 6 आगे गए थे या 7 आगे गए थे, तो पी का मान हमें पता है वो रहेगा। लेमडा चाहिए, डीएन और डीएन प्लस वी तो हमने मेजर किया ही एक माइक्रोस्कोप से, तो यहां से लेमडा कितना आ गया, डीएन प्लस पी स्क्वायर माइनस डीएन स्क्वायर अपॉन 4pr। ये लो जनाब, क्लियर। यहां से एक चीज और पता चल रही है आपको कि डीएन स्क्वायर और सपोज आर आपके पास फिक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फिक्स है। एक समतुलतल लेंस लिया अपने, लेंस की कर्वेचर फिर चेंज बार बार थोड़ी होती है अपरेटस में, एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं होती, सेम ही रहता, फिक्स। आर फिक्स है, लेमडा आप चेंज कर सकते हो, वो अपन फाइंड आउट करनी है अपन को। अलग लाइट ले ली, अलग कलर ले लिया, अलग कलर ले, वो अपन को फाइंड आउट करना है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, एन के साथ डीएन का जो चेंज है वो आप देख रहे हो, एन जैसे जैसे बढ़ेगा डीएन भी वैसे वैसे हाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ेगा। इसका मतलब डीएन स्क्वायर और एन के बीच में अगर ग्राफ खींचो तो कैसा आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आ जानी चाहिए। क्लियर, उससे आपको ये इजीली मिल जाएगा। क्या आ जानी चाहिए, हाँ इसका मतलब मैं एक काम करूं कि एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, ऑर्डर ऑफ रिंग्स, और यहां डीएन स्क्वायर लेना। अगर डीएन ले लिया तो पैराबोलिक आ जाएगा, ध्यान देना जरा, डीएन ले लिया तो कैसा आ जाएगा, हाँ आपके पास ये कोई स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन आपके पास, सपोज 10वीं फ्रिंज के लिए आपके पास ये स्थिति है, यहां से 2 4 6 8 ले लो, यहां 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18 एंड सो ऑन। 8वीं फ्रिंज के लिए जो डायमीटर आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, डी एट स्क्वायर की, यहां वैल्यू मिल जाएगी इस ग्राफ से। आपको चाहिए 12वीं के लिए या इस 12वीं 14वें के लिए, सपोज क्या होगा, ये कितना मिलेगा, D14 स्क्वायर। अब ये जो नंबर आपके पास होगी इसको अपन कहेंगे n प्लस पी, और इस नंबर को क्या कर रहे हो आप, n कंसीडर कर रहे हो, तो यहां से n प्लस पी क्या आपके पास 14, n क्या लिया आपने 8, तो p कितना हो गया आपके पास 14 माइनस 8 6 हो गया। यानी 8 के बाद अपन 6 फ्रिंज बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताना जरा, ये स्थिति बनी आपके पास, ये एंगल कितना आ गया थीटा, ये स्थिति क्या रही, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, ये तो है। एन प्लस पी अपने पास 14 है, एन अपने पास यहाँ 8 है, और ये क्या आया, ये आपके पास क्या है, एन प्लस पी माइनस एन बराबर कितना पी, या इस डायरेक्ट में लिख दो इसको कि इसमें से इसको घटाओ कितना आया, पी तो आया है जो 6 है अपने पास। इसका मतलब यहां से टेन थीटा क्या आ गया, स्लोप, टेन थीटा कितना, डीएन प्लस पी स्क्वायर माइनस डीएन स्क्वायर अपॉन पी, ये आ गया। ठीक है, और वेवलेंथ क्या चाहिए, वेवलेंथ क्या होगी, ये तो आपके पास आ ही गया, तो स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, डीएन स्क्वायर वर्सेज
कौन सी, एन अपॉन 4r, या लेमडा इक्वल टू कितना, ये वैल्यू तो मैं रख दूं tan थीटा अपॉन 4r, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे तो आप लेमडा आराम से ज्ञात कर सकते हो। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास वेवलेंथ ज्ञात करने का तरीका था। नेक्स्ट आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ज्ञात कर सकते हो। किसी भी लिक्विड आपके पास ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं वो भी। सेकंड एप्लीकेशन क्या, टू फाइंड म्यू ऑफ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वो फाइंड आउट करना आपको। करना क्या आपको, बहुत बड़ा काम नहीं करना, कोई तीर नहीं मारना, बस जो सेटअप आपको दिया है न्यूटन रिंग वाला, समतलोत्तल लेंस वाला, यहां ये जो रिंग आपके पास बनी है, सॉरी वो जो वैसे फिल्म बनी है, इस फिल्म में थोड़ा सा लिक्विड डाल दो, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, वो डाल दो इसमें। 2-4 बूंद डालोगे इतने में मामला हो जाएगा सेट, क्योंकि बहुत बारीक फिल्म लेते हैं अपन बाल के आकार की, कहा था ना अपन ने। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं कि 2-4 गिलास डालने पड़े भर के आपको। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है न्यूटन रिंग्स की, किसी भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने के लिए उसकी बहुत बड़ी अमाउंट अपन को नहीं चाहिए, इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल है। 2-4 बूंद भी मिल जाए ना, जैसे लेबोरेटरी में जाते हो ना आप, थोड़ा सा 2-4 बूंद भी दिया हो तो कोई एक आधी जांच तो हो ही जाए, तो ऐसे इसमें भी स्थिति होती है। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो किसी मोटाई पर अपन देखें तो एनवी फ्रिंज ले सकते हो, जीरो ऑर्डर से एनवी एन प्लस पीवी फ्रिंज मेजर कर सकते हो। तो क्या करते हैं जरा देखना जरा, कि ये जो सेटअप आपके पास रहता है, इधर से लाइट इंसिडेंट होती है सपोज, वो पूरा सेटअप आपके पास है ऊपर से जो, ठीक है, 45 डिग्री पे रहती है सारी चीजें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो सेटअप था, इस सेटअप को इनिशियली एयर में कंसिडर करना है। इनिशियली क्या करोगे, हाँ ये फिल्म इनिशियली क्या लोगे, एयर। ये फिल्म जो होगी ये दो तरीके से लोगे आप, मैं बता दूं, इसके दो पार्ट होंगे। इनिशियली एयर फिल्म कंसिडर करोगे, और आफ्टर क्या करोगे, लिक्विड फिल्म। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या करोगे, इसमें लिक्विड फिल कर दोगे। इनिशियल जो आपने लिया एयर फिल्म, तो इनिशियली क्या करोगे, क्या स्थिति रहेगी, आप एक काम करोगे, डी एन प्लस पी जो ब्राइट फ्रिंज है उसका डायमीटर मेजर करोगे, कितना आ जाएगा, अभी ज्ञात किया था ना अपने ब्राइट फ्रिंज के लिए, हम पूरा लिख दूं एक लाइन, डायमीटर ऑफ एन प्लस पी ब्राइट फ्रिंज रिंग कह सकते हो, एन प्लस पीवी जो ब्राइट रिंग है इन एयर, इनिशियली की बात कर रहे हैं ना, है ना, एंड डायमीटर ऑफ कौन सा, एनथ ब्राइट रिंग, दोनों का याद कर लो एक बार में ही। पहले किसी एनवी का देख लो, उसके बाद उससे थोड़ा आगे बढ़ो गिनते गिनते, ब्राइट फ्रिंज गिननी है आपको, है ना, जैसे 10वीं ब्राइट आ गई तो अगली 11वीं ब्राइट, 12वीं ब्राइट, 13वीं ब्राइट, ऐसे चलना आपको। तो ब्राइट फ्रिंज का गिन लिया, दोनों का डिफरेंस ले लो जो अभी अपन ने लिया है, क्या, dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, किस में, एयर में, कितना, 4p लेमडा आर, यही आया क्या, जस्ट पीछे किया ना अपन ने, ये तो किया, 4p लेमडा आर। नाउ आफ्टर सम टाइम आफ्टर पॉड लिक्विड ड्रॉप्स, अब आप सेकेंड आफ्टर पॉड, यहां लिक्विड ड्रॉप्स आपने डाल दी,
है ना। तो अब फिल्म बन गई लिक्विड की, ट्रांसपेरेंट। तो उस फिल्म में भी आप यही काम करोगे, डी एन प्लस पी स्क्वायर। अब इसको मैं डेस लगा दूं, क्या लगा दूं, एक डेस माइनस डी एन स्क्वायर डेस, ताकि डिफरेंस हो जाए किसमें, इन लिक्विड। क्या स्थिति रहेगी, 4p लेमडा आर अपॉन म्यू, ये रहेगा। क्या चाहिए, म्यू चाहिए। ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे दो, 4p लेमडा आर कैंसिल, म्यू बच जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1/2 क्या आ गया आपके पास, म्यू इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इन एयर अपॉन डी एन प्लस पी डेस स्क्वायर माइनस डी एन डेस स्क्वायर इन लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन आ गई। यहां से एक चीज और भी आपको समझ में आई कि मैं आपको यही बता दूं, नोट लगा के बता दूं। क्या बता दूं, नोट, छोटा सा नोट याद आ गया इसलिए बता ही दूं मैं। डीएन जब आप फाइंड आउट करते हो, सपोज ब्राइट फ्रिंज के लिए ले रहे हो या डार्क फ्रिंज के लिए, सपोज डीएन डार्क फ्रिंज के लिए ले रहे हो, फॉर डार्क रिंग, किसके लिए ले रहे हो, डार्क रिंग के लिए, तो क्या लेते हो, 4n लेमडा आर अपॉन म्यू, किसमें, इन लिक्विड, लिक्विड में ये आती है, एंड इन एयर डीएन डेस कह दो इसको, इसको डीएन कह दो एयर में, 4n लेमडा आर। किसी भी लिक्विड के लिए म्यू क्या रहता है आपके पास, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, डीएन डेस किसमें, इन लिक्विड इज लेस देन डीएन इन एयर। याद रखना, अगर आपके पास सेटअप हो कौन सा, न्यूटन रिंग्स वाला, एयर फिल्म बन रही हो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और नीचे प्लेट के बीच में, और आपने उसमें किसी एनवी रिंग का डायमीटर फाइंड आउट कर लिया, वो आपके पास डीएन आ गया। ब्राइट हो चाहे डार्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सेटअप को आपने उठाया एज इट इज, या बिना छेड़े क्या किया, पहले किसी बर्तन में रख लिया, बिना छेड़े आपने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया या और कोई लिक्विड ग्लिसरीन डाल दिया। ठीक है, जैसे आपने भरा, उस जो फिल्म एयर की बन रही थी अब उस लिक्विड की बन जाएगी। अब उसी एनथ फ्रिंज का आप डायमीटर फाइंड आउट करोगे, चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, है ना, कि जब अपन किसी सिस्टम में न्यूटन रिंग वाला एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रखा हमने, और हमने एयर में फाइंड आउट कर लिया फ्रिंज का डायमीटर, या जो रिंग्स अपने पास पैटर्न बना, और जो बाद में हमने किसी लिक्विड में उसको एज इट इज डाल दिया, है ना, बिना सेटअप को चेंज किए, तो अब जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, रिंग्स पैटर्न बनेगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ऑर्डर वैसा ही रहेगा, चीजें सेम वैसी ही रहेंगी, बस डायमीटर सारी रिंग्स का क्या हो जाएगा, हाँ श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, अब इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अभी वाले केस में। अभी आपके पास था ना सेटअप, क्या था, इनिशियली आपने क्या लिया था, डीएन स्क्वायर लिया, किसके रेस्पेक्ट में, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज के रेस्पेक्ट में। आपको एयर में आप कंसीडर कर रहे हो, ये स्थिति थी, इन एयर, एयर वाली सिचुएशन में बन गई। डायमीटर थोड़ा ज्यादा लिया अपन ने, क्यों, क्योंकि एयर में क्या रहता है, ज्यादा ही आता है डायमीटर। अब अपन कह रहे हैं कि लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में भी ये स्थिति बनेगी। ठीक है, देखो वही सेम ऑर्डर की फ्रिंज है, इधर से ही चल रहे हैं अपन, दो, थोड़ा और बढ़ा दो, 6 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। चौथे फ्रिंज की जो यहां से देखो आप, चौथी जो फ्रिंज है, उस चौथी फ्रिंज के लिए क्या स्थिति है, फोर्थ ऑर्डर की जो फ्रिंज है, ये स्थिति है। यहां डायमीटर कितना है, ये वाला, डी एन कह दूं, एन इक्वल टू 4, डीएन डेस स्क्वायर है ये वाला, और यहां करस्पॉन्डिंग जो एयर फिल्म है उसमें क्या रहेगा, डी एन स्क्वायर, एन इक्वल टू 4 है।
नेक्स्ट, अगर आपको 12th के लिए देखना है या 10th के लिए देखना है तो क्या स्थिति रहेगी? ये स्थिति। इनके लिए क्या स्थिति रहेगी? ये वाली। क्या? डी एन प्लस पी बेस स्क्वायर। और ये क्या रहेगा? डी एन प्लस पी स्क्वायर। या एन प्लस पी कितना है? 12 ले लिया, 10 ले लिया, सॉरी इस बार अपन ने, वो यहां दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अपने केस में। अब इन दोनों के लिए देखो, इसके लिए सपोज क्या स्थिति है? θ1। इसके लिए क्या स्थिति है? θ2। ये क्या देगा आपको? डी एन प्लस पी डेस स्क्वायर माइनस डी एन डेस स्क्वायर। ये क्या देगा आपको? डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। ये दोनों में ही क्या दे रहा है यहां वाला? ये पी दे रहा आपको। क्या दे रहा है? सही है। दोनों का रेशियो लोगे तो क्या स्थिति रहेगी? बनाओ, देखे, दोनों का रेशियो ले लो, tan θ1/tan θ2 ले लो, दोनों का रेशियो। ठीक है, ठीक है। इसको सपोज आप क्या कह रहे हो? इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को क्या कह दो? बी कह दो, इसको क्या कह दो? ए डेस कह दो, और इस पॉइंट को क्या कह दो? बी डेस। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, ये जो ए डेस ए बी अपॉन ए डेस बी डेस है, वो आपको म्यू देगा। क्या? डी एन प्लस पी डेस स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर ओवर, सॉरी उल्टा, डेस नहीं है यहाँ पे, नीचे वाले में, डी एन प्लस पी डेस स्क्वायर माइनस डी एन डेस स्क्वायर। ये रेशियो म्यू देगा, याद रखना आप हमेशा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया जाए, मैं इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछ लूं, अगर यही एग्जांपल कि मेरे पास सपोज ऐसे लिक्विड है 3, ए बी और सी। कैसे लिक्विड है? 3 लिक्विड है ऐसे, ए है, बी है और सी है। ये डी एन स्क्वायर है और ये क्या है? एन है। मुझे बताना कौन से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? तीनों ही लिक्विड है, म्यू कौन से का ज्यादा होगा? हाँ, म्यू सी ग्रेटर देन म्यू बी ग्रेटर देन म्यू। क्लियर? ये न्यूटन्स रिंग्स थी, है ना? इनमें आप क्या कर सकते हो? वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हो, म्यू ज्ञात कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत इनमें? डीएन प्रोपोर्शनल रहता है। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, डीएन की वैल्यूज क्या होते जाएंगे? करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कम होते जाएंगे। किसी भी एक पे आप परपेंडिकुलर डाल के देख लो, किसी भी एक फ्रिंज के लिए, जैसे एनवे ऑर्डर की फ्रिंज मेरे पास है सपोज, यहाँ इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, तो डीएन जिसके लिए सबसे कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए? ये वाला था। चलो इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, और कोई थोड़ी था इसका, चेक कर लो और कुछ बचा है तो इसमें, नहीं बचना चाहिए मेरे अनुसार तो, है? चलो तो इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्या करते हैं? हाँ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट।
ये रहा दो two plain glass surfaces in contact along one edge are separated at the opposite edge by a thin wire. If 20 interference fringes are observed between these edges in sodium light 5893 angstrom at normal incidence, what is the thickness of the wire? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुना क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो प्लेन सरफेसेस हैं, ऐसे हैं, एक प्लेन सरफेस ये है, दूसरी इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। यहां आपने क्या किया है, एक वायर रख दिया है, बताया था ना ये वायर है ना, ये वायर आपने रखा है। वायर रखने से क्या हुआ, 20 इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, यहां से लेकर यहां तक कितनी फ्रिंजें बन रही हैं? हाँ 20 फ्रिंजें, 20 फ्रिंजें बन रही हैं ऑब्जर्व्ड बिटवीन दीज एजेस सोडियम लाइट। और लैम्डा कितना है? 93। जो दिया वो रख लो आप अपने पास। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वायर, ये चाहिए, ये टी चाहिए, थिकनेस ऑफ द वायर। इस थिकनेस की जगह आपसे एक नाम और भी कह सकता हो, थिकनेस की जगह डायमीटर ऑफ द वायर, और ऐसा भी पूछ सकता है रेडियस ऑफ द वायर। ये पूछ सकता है, करो देखिए फटाफट। थिकनेस का क्या फॉर्मूला, फ्रिंजों का क्या फॉर्मूला, 20 फ्रिंजे दिए और आप जानते हो इक्वल थिकनेस वाले फ्रिंजेज होती है, वो विड्थ भी उनकी क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो बीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। थीटा कितना आपके पास, ये वेज एंगल ये, ठीक है। तो ये विड्थ कितनी हो गई, 20 इंटू बीटा, यहां तक ये विड्थ कितनी होगी, अरे उज्जा बंद है भाई, 20 फ्रिंज बन रही यहां से यहां तक। 20 फ्रिंज का मतलब एक फ्रिंज की मोटाई कितनी, बीटा, और अपन ने देखा था कि बीटा जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, है ना, और एक किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे, फानकोण पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया 20 बीटा आ गया, विड्थ आ गई। टी आपको फाइंड आउट करना है, थीटा आपके पास आ ही जाएगा। क्या दिया गया है, 20 फ्रिंजें दी गई हैं, तो 20 फ्रिंजों के बराबर है, फाइंड आउट करो। वेवलेंथ का फॉर्मूला इसमें क्या था, दिया बहुत कुछ है, दिया बहुत कुछ है इसमें। लेमडा दिया है, म्यू कितना ले लोगे, जब नहीं कहे इसका मतलब क्या मानोगे भाई, आपने इसको उठा के एयर ही तो रखी है, अगला ये तो कह रहा है इसके आगे तो बात कर ही नहीं रहा, उठा के रखेगा तो एयर ही आएगी, सॉरी उठा के वायर ही तो रखा है तो एयर आ जाएगी। तो आपके पास बीटा क्या हो गया, हो लेमडा पहुंच 2 थीटा, तो यहां से बीटा थीटा कितना आ गया, लेमडा बाई 2, ये तो आ गया आपके पास। यहां से इस एंगल के डेफिनेशन से क्या आया, थीटा इक्वल टू टी अपॉन 20 बीटा, तो टी कितना हो गया, 20 बीटा इंटू थीटा, तो 20 इंटू बीटा कितना है, बीटा थीटा की वैल्यू है ना पूरी अपने पास, तो इंटू लेमडा बाई 2, तो 20 इंटू लेमडा 5893/2 एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ गया थिकनेस, 10 बार गया। तो यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं कि 5 पॉइंट लगा दूं तो 4 चले जाएंगे 10 में से, 5.893 इंटू 10⁻⁻6, इसका मतलब 5.893 माइक्रोमीटर। क्लियर, माइक्रोमीटर इसलिए कहते हैं कि जो फ्रिंज की विड्थ जो रहती है वो लगभग इतनी ही रहती है वेज शेप की, इससे ज्यादा कंसिडर भी कमी करते हैं, फिर फिल्में बनती नहीं है।
रिंग्स फ्रिंज बनती नहीं सर, ज्यादा ले लोगे ना तो फ्रिंज बनेंगे नहीं, इसलिए इसका जो डायमीटर रहेगा वो इस माइक्रोमीटर में रहेगा, ठीक है, या थिकनेस जो पूछ रहा है वो रहेगा। या आपके पास क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ द वायर, इसका बटा करोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द वायर आ जाएगा, ठीक है, यही है। नेक्स्ट, न्यूटन वलय के प्रयोग में nवीं तथा n+8वीं दीप्त वलयों की व्यास क्रमशः 4.2 mm तथा 7 mm हैं। उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट वे में पूछ रहा है कि r कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या r 2 मीटर, अगला दे रहा है अगला, तो dn क्या दे रहा है 4.2 mm, और dn+8 कितना दे रहा है 7 mm, तो ये p कितना हो गया 8 हो गया। वेवलेंथ क्या था dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr, कितना 7 mm, तो 7 गुणा 10 की घात -3 का स्क्वायर माइनस 4.2 गुणा 10 की घात -3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8 इंटू r2, कितना आ गया, ये तो 7×7 = 49, इतना आया क्या, -4.2 का स्क्वायर, बताओ रे फटाफट करके, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, देखिए क्या स्थिति है। कितना आया, फिर घटाओगे तो 17.64 इंटू 10⁻⁻6 कर दूं मैं यहाँ, 16 चौक 64, कितना आ गया लेमडा 49 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। चलो लेमडा कितना आ गया 4900 0.49 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, या घटाओ यहां से बढ़ाओगे इसकी जीरो, 4 और जीरो बढ़ा दिया आपने तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 49 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, 1000 सॉरी 49,000 एंगस्ट्रॉम, 4900 सॉरी पार्डन मी एंगस्ट्रॉम, विजिबल लाइट में मिलेगी आपको वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट डायमीटर ऑफ 5th and 15th rings are 2 centimeter and 3.3 centimeter, 0.2 centimeter दे रखी है। Focal length of the plano convex lens is 90 centimeter. Calculate the wavelength of light used in nanometers. ठीक है, दिया क्या है लिख दो, क्या दिया है D5 दिया है, डायमीटर दिया है कितना D5.2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। D15 दिया है, इसको मैं D5 + 10 लिख सकता हूं, तो 10 किसकी वैल्यू आ गई P = 10, 0.3 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ दी है, कंफ्यूज मत हो जाना, फोकल लेंथ इसका मतलब F दिया आपको 90 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.9 मीटर आपको दिया है। लेंस दिया गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन नैनोमीटर, तो वेवलेंथ चाहिए आपको लेमडा, आपके पास फॉर्मूला है dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr, सारी चीजें दी हैं, r नहीं दिया, ऐसा कह सकते हो आप, लेकिन दिया है r भी, हाँ, क्योंकि f आपके पास है तो थिन लेंस के लिए क्या लेते हो म्यू -1 इंटू 1 ओवर कितना r1 -1 ओवर r2, म्यू दिया नहीं क्या आपको, म्यू म्यू तो देना चाहिए, देगा ही बेचारा, जाएगा कहाँ, झगड़ करके ले लो, म्यू दिया आपको 1.5, लिख दो ब्रैकेट में,
म्यू इक्वल टू 1.5, ये तो देना पड़ेगा। ये आ गया। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यही है ना? तो या यूं कहो आपके पास ऐसा है लेंस, ये सेटअप आपके पास, यही है ना सेटअप? तो लेंस कैसा, एक सरफेस तो प्लेन है, ये तो प्लेन है, और ये वाली कौन सी है, कॉन्वेक्स है। तो इसकी रेडियस R1 और इसकी कितनी ले रहे हो आप, R2 ले रहे हो। R2 कितना है आपके पास, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हो? हाँ, यानी जिस कर्व की आप रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हो उस कर्व को इनफाइनाइट तक आप बढ़ाओ, यानी जहां तक हो सके, सॉरी, उसको पूरा कवर करो, और जहां कर्व पूरा का पूरा कवर हो जाए, जिस पूरे बड़े कर्व का वो हिस्सा है, छोटा पार्ट, उस बड़े जो आपके पास स्फीयर बनेगा 3D है, तो वरना क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब बिल्कुल जो प्लेन लाइन है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, उसका गोला कहां बनाओगे, वो तो प्लेन ही है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी, इनफाइनाइट। तो R2 इनफाइनाइट है, तो 1/0.9 इक्वल टू ये 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R कितना चाहिए अपन को, R1, R1 इक्वल टू R माइनस 1/इंफिनिटी, ये जीरो हो गया, कितना 1.9 इक्वल टू 0.5/R। R कितना आ गया यहां से, 9×5 = 0.45 मीटर, यानी 45 सेंटीमीटर आ गया। बाकी तो पढ़ाई है आपके पास, कितना ये वाला, 3 × 10⁻³ का स्क्वायर माइनस 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, 4 × 10 इंटू R कितना आया 0.45, लेमडा कितना 9 - 4 5 आ गया, क्या 10 चौक 40, ठीक है, कितना आ गया 0.9, 9×5 = 45, तो 10⁻⁻6, और 9 चौक 36 मीटर, कैलकुलेट करो कितना आया। है तेरी तो कहानी नाक के ही आवे। कितना आएगा, 9 चौक 36, सही 3.6 ही तो आएगा, नहीं नहीं 36 ही आएगा। कितना आया कैलकुलेट करके बताओ, लेमडा इक्वल टू 36, 1/36 कर दो, .02777 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी आप कह सकते हो कि 2777 नैनोमीटर। कितना कर सकते हो, नैनोमीटर लेना पड़ेगा, जाओगे तो 5, या ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ये तो, है ना, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, ये हो है। बना दो इसको, अब नैनो बनाना है तो नैनो बना लो, माइक्रो में रखना है तो 0.027 माइक्रो रख लो। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स रिंग्स आर फाउंड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा दे रखा है, जो चीज दी रखी है उसको 5895 95 एंगस्ट्रॉम। A liquid between the plane and curved surfaces, ठीक है, लिक्विड में ही है सारी की सारी। इफ द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ रिंग, ब्राइट रिंग इज 3 mm,
and the radius of curvature of the curved surface is 100 centimeter. Calculate the refractive index of the liquid. D5 दिया आपको कितना 3 mm, 3 into 10 to the power minus 3 मीटर. R दिया है 100 mm, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दे दिया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए इसको. और फ्रिंज कैसी ले रहा है, ब्राइट या डार्क? ब्राइट रिंग, 5th ब्राइट रिंग है ना. एक चीज ध्यान रखना, डी अब 5 आएगा कि 4 आएगा वो ध्यान देना. क्या आएगा? D4. क्यों? 4 ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? ब्राइट रिंग या फ्रिंज. डी एन इक्वल टू कितना 2n + 1 लेमडा आर ओवर म्यू. याद आया? एन कहां से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. 0 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ये कौन सी? 5th रिंग. किसके करस्पॉन्डिंग? हाँ, ब्राइट लेते हैं. आपको ये बात ध्यान रखनी है, समझ गए? इसलिए D4 लिखा मैंने. D4 का मतलब डायमीटर ऑफ 5th रिंग. कौन सी? ब्राइट. वरना गच्चा खा जाओगे आप. यहाँ D5 n इक्वल टू 5 लिखते क्या खा जाओगे? गच्चा खा जाओगे ब्राइट लिखते ही. क्योंकि आदत क्या पड़ी रहती है, जो बुक्स दे रखी है, बुक्स में भी सारे के सारे क्वेश्चंस किसके मिलते हैं? आप वाले बुक्स में डार्क के मिलते हैं. तो डार्क में तो एक वो है ही नहीं, n बराबर 1 से ही है. और बाकी जो और बुक्स लेते हो आप, है ना, रेफरेंस के लिए, तो वो 2n-1 ही लिखते हैं. अगर आप यहाँ 2n-1 लेके चलते हो, यानी इनिशियली आपने जो डेल्टा लिया था उसमें लेमडा माइनस क्या करने के बजाय क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये किस में आ जाएगा? 2n- में आ जाएगा. और माइनस में आते तो कोई सिस्टम ठीक है, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हो डायरेक्ट. तो क्या दिया? तो म्यू कितना आ जाएगा? म्यू इधर लाओगे, ये उधर होगा, तो 2n + 1 लेमडा आर अपॉन dn स्क्वायर. तो 2 कितना? 2. n का मान कितना रखूं? 4. n इक्वल टू 4 कंसिडर करना. तो 4 दूनी 8 और 1 9 गुणा लेमडा कितना? 5895 गुणा 10 की घात -10. और r कितना? 1 अपॉन dn स्क्वायर कितना? 3 गुणा 10 की घात -3 गुणा 3 गुणा 10 की घात -3. देखो 3 3 आपसे नहीं कटे तो मैं काट देता हूं 9 से. समझ गए? और -3 -3 -6 -4 बचा यहाँ पर 10 की पावर. तो म्यू कितना आ गया? 2. और इसको भी डबल कर दो रे. 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ये देखो 19, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दूनी 10 और 1 11 इंटू 10 की घात माइनस, तो कितना आ गया? अप्रॉक्स 1.179. सही है क्या? कोई इधर उधर रह न जाए एक आधा. वन 1.179 ही है क्या? क्लियर? वो कर ली कैलकुलेशन? ओके. नेक्स्ट क्या है? ए थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर्स. फोकल लेंथ दे रखी है आपको 4 मीटर्स. और एक बात और कह रहा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. इसका मतलब आपकी बार उसने जो न्यूटन रिंग बनाई है ना, इसका मतलब क्या हुआ पता चला क्या? न्यूटन रिंग जो बनी है वो इस तरह से बनी है. इस तरह का लेंस लिया उसने. ये सेटअप है उसके पास, इक्वी कॉन्वेक्स है, ये लेंस है. समझ रहे हो? इसकी रेडियस कितनी लोगे? r.
इसकी रेडियस भी कितनी लोगे, आर ही। तो R1 बराबर भी R है और R2 बराबर भी क्या है, R। ऐसा लेंस लिया इसने, प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं लिया उसने। जो बात कह रहा वो ध्यान से सुनना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। उसके लिए दिया आपको R1 बराबर R बराबर R2। कह रहा है फोकल लेंथ F दिया आपको 4 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5, रेस ऑन कॉन्टेक्ट विद एन ऑप्टिकल फ्लेट, नीचे वाली फ्लेट दे रखी है आपको, एंड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा दे दिया 60 एंगस्ट्रॉम। न्यूटन्स रिंग्स आर व्यूड नॉर्मली बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में चल रहे हैं अपन सारा का सारा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फिफ्थ ब्राइट रिंग, फिर वही केस, फिफ्थ ब्राइट रिंग का मतलब क्या, हाँ एन इक्वल टू कितना कंसिडर करेंगे अपन अपने वाले सेटअप के हिसाब से। अगर 2n-1 ले लेते हो तो आप 5 ही रखना, समझ गए। तो यहां से सबसे पहले तो आप r की वैल्यू निकालो, वही चाहिएगा हमें। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/4 इक्वल टू ये 0.5 आ गया, इंटू 1/r1 तो प्लस का ही है, और r2 क्या होगा, माइनस का। समझ गए। इसको R1 को पॉजिटिव ले रहे हो तो R2 क्या हो गया, डेफिनेटली नेगेटिव हो गया साइन कन्वेंशन से। तो ये कितना आ गया आपके पास 0.5, ये 2/r हो गया क्या, ये R ही कंसिडर करो, R1 को R लग दिया अपन ने, इंटू 2/r। तो R कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 0.5, 4 दूनी 8 पंजो 40, 4 ही हो गया कह रहे, 4 मीटर। अब क्या फाइंड आउट कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ, डायमीटर पूछ रहा है क्या, D4, डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग कितना, कितना था 2, 2n+1 लेमडा r अपॉन म्यू। तो डायमीटर ही चाहिए अपन को तो फोर्थ का। तो 2, 4 दूनी 8, 1 9, 5000 कितना 460 गुणा 10 की घात -10, r कितना 4, म्यू 1.5। करो देखिए क्या स्थिति आई। कितना आया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहा है ये, हाँ ये थोड़ी आएगा, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, तभी मैं सोच रहा हूँ ये कैसे आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है अगला, वो बात ध्यान से सुनो इसकी, बेचारे की बात तो सुनो। म्यू कैसे नहीं लेंगे, देखो पढ़ो इसको, 4 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रेस्ट ऑन, लेंस का म्यू है 1.5, यहां तो एयर ही है, यहां तो क्या है एयर ई है, तो D4 ज्ञात करो, बताओ जरा कितना हो।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कितना आया? 0.627 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, फटाफट करो रे। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए न्यूटन वाले प्रयोग में चौथी प्रदीप्त वलय का व्यास मापा गया है। द्रव रहित संयोजन में अपवर्तनांक पूछ रहा है आपसे, है ना? चौथी प्रदीप्त वलय का बताया है। एक तो हाँ द्रव रहित में बता रहा है, तो डी एन, है ना? कितना रहता है? डी एन इक्वल टू रूट प्रदीप्त वलय के लिए 2n+1 लेमडा आर अपॉन म्यू, और डी सॉरी डी एन तो एयर में तो ए आर, और डी एन डेस 2n+1 लेमडा आर अपॉन म्यू इन मीडियम। डिवाइड कर दो दोनों को स्क्वायर करके, तो म्यू कितना आ गया? डी एन स्क्वायर अपॉन डी एन डेस स्क्वायर। एन कितना लू मैं यहां प्रदीप्त के लिए? अब चौथी है तो मैं क्या कहूं? एन बराबर 3, क्योंकि एन बराबर कहां से? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको मैं क्या कहूं? डी एन डी 3 स्क्वायर। कहने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो दोनों का मान ही तो दे रखा है। द्रव रहित में कितना है? 2.52 10⁻², और 2.21 10⁻²। आपसे ये नहीं कटे तो मैं काट देता हूं। म्यू का मान आप बता दो, फटाफट बता दो कितना आया। वैसे स्क्वायर था ना रे? हाँ, बता तो क्यों नहीं दोगे तुम, फटाफट ही था। 2.52 इंटू 10⁻⁻², और 2.21, केवल हमें व्यास ही तो दिया है, स्क्वायर थोड़ी दिया है। ये भी मैं काट देता हूं। बता दो, अब बता दो। कितना आया? छापना में लाग रहा है, सुना आत को नहीं है। 1.3 छापो थे तो देखी जैसी। न्यूटन वाले प्रयोग में दो तरंगों का एक प्रकाश स्रोत है, λ1 था λ2 दे रखे हैं, और देखा जाता है कि λ1 तरंगों की nवीं अदीप्त वलय λ2 तरंगों की n+1वीं अदीप्त वलय पर बनती है। दोनों कॉन्साइड करती हैं। यदि लेंस की गोलीय सतह की त्रिज्या ये 90 हो तो λ1 की nवीं अदीप्त वलय का व्यास ज्ञात करो। पूछ रहा क्या आपसे? dn अदीप्त वलय का व्यास कितना? 4n λr, ये पूछ रहा है। कौन सी का? λ1 की, तो 4(1n λ1), n1 कह सकते हो आप, nv कह सकते हो, तो n की वैल्यू मिल जाए अपन को। ठीक है, तो दोनों की शर्त लगाओ कि nv अदीप्त वलय है, उस λ1 की कौन सी? λ1 की nवीं अदीप्त वलय के लिए, और λ2 की कौन सी? n+1वीं अदीप्त वलय के लिए। दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्या आया? संपाती होने का मतलब दोनों एक साथ मिलते हैं। है ना? संपाती होने का मतलब क्या हुआ? डी एन है, वो किसके बराबर मिल रहा है? डी n+1v के। एक तरीके से डी एन किसका? λ1 का, और ये किसका? λ2 का। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो डी एन कितना? 4n λ1r रूट इक्वल टू रूट 4n+1 है इसका λ2r। कितना है? देखो, आर तो सेम ही है दोनों तरफ ही, तो यहां कितना आ गया? n λ1 बराबर n+1 λ2। देखो जरा n कितना आया? n λ1 माइनस n λ2 इक्वल टू λ2।
एन चाहिए सबसे पहले तो हमें, एन इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। पहले तो एन मिल जाए हमें। तो एन कितना आ गया इसका मतलब, लेमडा 2 कितना है 4500 एंगस्ट्रॉम अपॉन 6000 माइनस 4500 एंगस्ट्रॉम। एन इक्वल टू 4500 बट्टे 1500, 3 आ गया। तो D3 चाहिए आपको, 4 इंटू 3 इंटू 6000 इंटू 10⁻³ इंटू कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 0.9। तो D3 बता दो आप तो कितना आया। कितना आ गया, 2.545 इंटू 10⁻³ मीटर, में आ गया 2.545 क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाँ, न्यूटन वाले प्रयोग में यदि कांच की प्लेट तथा समतलोत्तर लेंस की वक्र पृष्ठ के मध्य अपवर्तनांक 4/3 वाला द्रव रख दें तो न्यूटन वलयों के व्यास किस अनुपात में कम हो जाएंगे। तो डीएन किस में, लिक्विड में और उसमें पूछ रहा है आपसे एयर में, दोनों का रेशियो पूछ रहा है किस अनुपात में कम होंगे। आपको ये पता है कम पूछ रहा है, बढ़ने वाला नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं डीएन स्क्वायर अपॉन डीएन डेस स्क्वायर कितना, म्यू का ही फर्क रहता है। तो उल्टा करोगे, ये किस में, एयर में, और ये किस में होता है, लिक्विड में। आपसे पूछ रहा है कि कितने कम हो जाएंगे, इसका मतलब डीएन डेस स्क्वायर लिक्विड में अपॉन डीएन स्क्वायर किस में, एयर में। कमी तो तभी होगी, यही कम होता है 1/म्यू। कितना हो गया, डीएन डेस लिक्विड अपॉन डीएन एयर 1/√म्यू। तो 1/रूट कितना, 4/3, तो √3/4। पॉइंट एट 66 आ गया, कह रहे हैं। एक ही फोकस, एक ही ध्येय फिलहाल तो, छपाई ना रह जाए। कितने बचे हैं मेरे को बता दो, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं अभी तो, हैं फिर तो चलने दो। न्यूटन वाले के प्रयोग में 4 तथा देखो आदित्य वाले की बात कर रहा है सॉल्यूशन। इसका वाला D4 दिया आपको कितना, 4 में 0.4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻³ मीटर। और डी कौन सा दिया है, 12वीं 12th दिया है 0.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7 × 10⁻³ मीटर, ये दिया आपसे। 20वीं आदित्य वलय के व्यास का परिकलन कीजिए, तो D20 चाहिए आपको। D20 का मतलब कितना हुआ, 4 एन लेमडा, एन तो 20 है आपके पास, लेमडा नहीं दिया ना आपको, लेमडा आर नहीं दिया, तो लेमडा आर चाहिए। तो यहां से आप क्या जानते हो, 4p लेमडा आर इक्वल टू n+p का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। जानते हो क्या आप, ये फॉर्मूला जानते हो ना। तो लेमडा आर कितना हो गया, या 4 भी साथ ही ले लूं क्या मैं, 4 ही साथ ले लो, 4 लेमडा आर, झंझट ही खत्म। 4 लेमडा आर का मतलब डी एन प्लस पी, पी का मतलब कितना है यहाँ पर, ये n+p है, n इक्वल टू 4 है, n+p, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये कितना, 12 का स्क्वायर, 49 × 10⁻⁻6 माइनस 4×4 = 16 × 10⁻⁻6 बट्टा p कितना, 8, कितना हो गया, 49 - 16 36 है। अरे वाह,
3, अरे इसके क्या हो गया, अच्छा 3 × 10⁻⁶/8, 4 λ r की वैल्यू वहां रख दो। तो D20 कितना, रूट एन का मतलब कितना 20 इंटू कितना 33 × 10⁻⁶/8। करो कितना है DN, कितना आया? चार दूनी 8, चारू पंजो 20। करो। कितना, अराउंड, अराउंड अप्रोक्स 9.08 इंटू 10⁻³ मीटर। मीटर, ये 82.5 हो गया ना, 33×165/2। नेक्स्ट, ये तो आगे था ना, न्यूटन वाले प्रयोग में परावर्तित प्रकाश में पहली चार, परावर्तित प्रकाश में पहली चार चमकीली फ्रिंजों के लिए रूट DN+1, 2n+1, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, देखो जरा कितना है इसका। न्यूटन वाले प्रयोग में एनवी अदीप्त वलय का व्यास 3 mm है, कांच की प्लेट तथा लेंस के बीच 1.44 पर व्यास की गणना करनी है। आप कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क है ये वाला, छोटा सा है। क्लियर?